नमस्कार, मैं आर के सक्सेना एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की क्लास है और इस क्लास में मैं आपको आईपीसी पढ़ा रहा हूं। तो आईपीसी का मेरा एक टॉपिक था बलात्कार। तो बलात्कार का मेरा पार्ट फर्स्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, पार्ट सेकंड पढ़ा चुका हूँ, ये पार्ट थर्ड है। और इसमें मैंने एक अपराध और इंक्लूड किया है, वो आपका जो है वो प्रकृति विरुद्ध अपराध, प्रकृति विरुद्ध अपराध। तो चलिए, ये हमारी क्लास का भाग 3 है। और क्लास हमारी कौन सी है ये? तो क्लास हमारी कौन सी है? 45, पार्ट 45। तो चलिए, हमारा उद्देश्य इसमें केवल इतना है कि जो सिविल जज एडीपीओ की जो एग्ज़ाम है, तो जो भी क्वेश्चन बने वो बच्चों से बन जाएं। और इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, तो आम व्यक्ति भी इसको देख करके और लॉ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अगली धारा देखते हैं, 376E। 376E, तो ये संशोधन द्वारा जोड़ी गई धाराएँ हैं ये। और इसमें कहा गया है पुनरावृत्त माने दोहराना अपराधी के लिए दंड। माने कोई अपराधी यदि एक बार बलात्कार करता है और फिर उसके बाद पुनः उसी अपराध को जो है वो पुनः करता है, तो एक बार बलात्कार किया उस व्यक्ति ने, उसको दंड दिया न्यायालय ने, और उसके बाद उसने पुनः वही अपराध किया, तो न्यायालय उसको जो है वो बढ़ा हुआ दंड देगा। ये हमारी धारा कौन सी कहती है? धारा 376E कहती है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका इससे ये बनता है कि ये धारा जो है वो वर्धित दंड से संबंधित है। ये धारा कौन सी धारा? धारा 376E। ये धारा जो है वर्धित माने बढ़े हुए दंड से संबंधित है। और इसमें कहा गया है कि तो बलात्कार के लिए सजा पाए व्यक्ति ने यदि दोबारा अपराध करता है तो उसे बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा। यही हमारी धारा का मूल सार है। हम यहाँ पे दंड की मात्रा नहीं बता रहे हैं, दंड नहीं बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपका केवल यही बनेगा कि 376 जो है वो वर्धित दंड से संबंधित है। माने यदि बलात्कार का अपराधी जो है वो बलात्कार को पुनः अपराध करता है तो उसको जो है वो बढ़ा हुआ दंड दिया जाएगा। चलिए हम चलते हैं। तो अब हम लेते हैं यहाँ पर बलात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण मामले। तो एग्जामों में देखा गया है कि बलात्कार से संबंधित महत्वपूर्ण मामले आते हैं और उन मामलों को ये मुख्य रूप से ये पूछा जाता है कि ये मामला जो है वो किससे संबंधित है। तो हम बलात्कार से संबंधित मामलों की बात कर रहे हैं। तो एक मामला आपका कौन सा है? ये तुकाराम वर्सेस राज्य, तुकाराम वर्सेस राज्य, जो कि मथुरा रेप केस के मामले से काफ़ी चर्चित है। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है कि मथुरा रेप का मामला जो है वो किससे संबंधित है, या आपका ये नाम दे देगा तुकाराम वर्सेस राज्य का मामला किससे संबंधित है। तो ये जो है वो रेप या बलात्कार संबंधित है। फिर आगे हम चलते हैं। तो ये मामला आपने काफ़ी सुना ही होगा, 2012 की घटना हुई थी, जो कोई निर्भया प्रकरण के नाम से जो है वो जानी जाती है, जिसमें अभियुक्तों को जो है वो फांसी की सज़ा भी दी गई थी। तो ये भी मामला आपका बलात्कार संबंधित है। फिर हम बात करते हैं, एक मामला है आपका कोपुला वेंकट राव वर्सेस आंध्र प्रदेश राज्य। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है और ये मामला संबंधित है, बलात्कार संबंधित है। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता है कि ये जो है वो बलात्कार के प्रयत्न से संबंधित है, माने इसमें अभियुक्त द्वारा बलात्कार का जो है वो प्रयत्न किया गया था और उसके लिए उसको जो है वो दंडित किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि बलात्कार का प्रयत्न जो है वो किस धारा में दंडनीय है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये कि बलात्कार का प्रयत्न जो है वो किस धारा में दंडनीय है। तो ये धारा कौन सी दंडनीय है? धारा 511 में, क्योंकि किसी भी अलग से किसी धारा में जो है बलात्कार के प्रयास को दंडनीय नहीं बनाया गया है। तो धारा 511 ये बोलती है कि ऐसे सभी अपराध जो कि जिनका प्रयत्न किया गया है और उन प्रयत्नों को अलग से किसी धारा में दंडनीय नहीं बनाया गया है, तो वो सभी मामले कहाँ आएंगे? आपके धारा 511 में आएंगे। तो बलात्कार भी कहीं अलग से दंडनीय नहीं है, बलात्कार का प्रयत्न कहीं अलग से दंडनीय नहीं है, इसलिए ये मामला कहाँ आएगा? धारा 511 में आएगा। तो बलात्कार का प्रयत्न दंडनीय है किस धारा में? 511 धारा में। जनरली इसमें होता क्या है कि 354 से काम चलाया जाता है ना, 354 से। तो एक गलत परंपरा चल निकली है कि अगर बलात्कार के प्रयत्न को जो है वो ये मान लिया जाता है कि वो 354 का मामला है। तो ये परंपरा गलत है।
वास्तव में जो है अगर बलात्कार का प्रयत्न है वो, तो कौन सी धारा लागू होगी उस पर? दंड के लिए 511 धारा लागू होगी। चलिए आगे हम चलते हैं। तो अगला अपराध लेते हैं, प्रकृति विरुद्ध अपराध। प्रकृति विरुद्ध अपराध, तो इसमें कौन सी धारा है? तो किस धारा में दंडनीय है आपका? ये धारा 377 में दंडनीय है। 377 में जो है प्रकृति विरुद्ध अपराध क्या है ये भी बताया गया है, और उसका दंड क्या होगा ये भी बताया गया है। चलिए धारा को हम देख लें। तो जो कोई किसी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ या जीव जंतु है ना, जीव जंतु के साथ जो है वो प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध, माने प्रकृति की व्यवस्था के खिलाफ क्या करेगा? स्वेच्छा, है ना, स्वेच्छा इंद्रिय भोग करेगा, है ना। तो ये आपको कौन सा अपराध बन गया? आपका ये प्रकृति विरुद्ध अपराध बन गया। और जो व्यक्ति ऐसा प्रकृति विरुद्ध अपराध करेगा तो उसका दंड क्या है? तो उसका दंड क्या है आपका? 10 वर्ष तक का कारावास, है ना, कारावास सादा या कठोर हो सकता है, या आजीवन कारावास और जुर्माना। अब हम बात करते हैं कि प्रकृति विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं। तो हमने कुछ दृष्टांत दिए गए हैं, जैसे दृष्टांत हमने दिया गुदा मैथुन, ये प्रकृति विरुद्ध अपराध है। मुख मैथुन, व्यक्तियों के द्वारा जीव जंतुओं के साथ मैथुन, पुरुष के द्वारा पुरुष के साथ मैथुन, या स्त्री के द्वारा जो है वो स्त्री के साथ मैथुन। ये सभी जो के आपके एग्जाम्पल हैं, ये सभी जो है वो किस में आते हैं? आपके प्रकृति विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं नीचे। तो ये धारा जो है वो कुछ समय से विवादित रही है, क्योंकि हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे समलैंगिक हैं, अर्थात पुरुष के साथ विवाहित है, या पुरुष के साथ रह रहा है, संभोग कर रहा है, या महिला के साथ जो है मैथुन कर रही है। तो ऐसे लोगों द्वारा जो है वो असमानता के आधार पर इस धारा का जो है वो काफ़ी मात्रा में विरोध किया गया। तो एक पहला मामला आपका जो आता है वो दिल्ली उच्च न्यायालय का मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला है। तो उस मामले में न्यायालय ने जो है वो धारा 377 के संबंध में ये कहा कि ये जो है वो व्यक्ति की गरिमा को क्या करती है? वंचित करती है। धारा 377 जो है व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है, और यह संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 के जो है वो जो मूलाधिकार दिए गए हैं उनका जो है वो क्या करती है? उल्लंघन करती है। तो पहली बार न्यायालय ने जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने ये स्वीकार किया कि धारा 377 जो है वो एक प्रकार से असंवैधानिक है, और ये व्यक्तियों के बीच में जो है वो एक प्रकार का भेदभाव करती है। तो आगे चलते हैं हम। तो अब हम मुख्य बात पे आते हैं। तो क्या धारा 377 समलैंगिक संबंधों का क्या करती है? विपरीत है। तो इसमें हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, धारा 377 जो है वो समलैंगिक संबंधों का जो है वो के विपरीत है, समलैंगिक संबंधों को जो है वो दंडित करती है। और अगर हम धारा 377 का अध्ययन करें, जैसे हमने ये अध्ययन किया है अभी ये, तो इससे स्पष्ट है कि ये धारा जो है वो समलैंगिक संबंधों के जो है वो खिलाफ में है, और जो भी समलैंगिक संबंध बनाते हैं उनको जो है वो ये दंडित करती है। अब बात होती है कि वर्तमान में क्या किसकी स्थिति है। तो वर्तमान में जो है वो भारत में जो है वो स्वेच्छा से, है ना, स्वेच्छा से माने जानबूझ करके स्वेच्छा से, है ना, समलैंगिक संबंधों को जो है वो वैधता प्रदान कर दी गई है। तो वर्तमान में जो समलैंगिक संबंध है, समलैंगिक संबंध हैं क्या? पुरुष द्वारा पुरुष के साथ संबंध, महिला द्वारा महिला संबंध, तो ये कहलाते हैं आपके समलैंगिक संबंध। तो समलैंगिक संबंध को जो है भारत में भी जो है वो कानूनी रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई है। और 377 का जहाँ तक प्रश्न है, तो उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण निर्णय है आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो इसमें काफ़ी हद तक जो है वो जो विवादित स्थिति थी उसको जो है वो स्पष्ट कर दिया गया है। तो वो मामला कौन सा है आपका? इस मामले को आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आ सकता है आपके ये, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का मामला है ये, और हमारे सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो इस मामले में न्यायालय ने जो है वो धारा 377 के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किए गए हैं। और ऐसा हम बता दें कि इस मामले में जो है पूरी संविधान पीठ आई थी। संविधान पीठ में जो है वो कम से कम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होने आवश्यक है। तो यहाँ पे 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई थी,
और उसके प्रमुख कौन थे? तो उस समय के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, उस समय जो उच्चतम न्यायालय है ना, उस समय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दीपक मिश्रा थे। तो वो इस पीठ के जो है वो अध्यक्ष थे और इस पीठ ने धारा 370 के बारे में जो है वो काफ़ी कुछ अच्छी बातें जो है बताई हैं। तो चलिए हम उनको देखते हैं। तो क्या कहा गया? तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा कि समलैंगिकता जो है वो अपराध नहीं है। तो पहली बात तो ये कह गई कि जो समलैंगिकता जो है वो उसको अपराध नहीं है। तो एक प्रकार से धारा 370 जो समलैंगिकता को अपराध घोषित करती है, तो उसकी बात जो है वो वहाँ तक जो धारा 370 जो है वो अप्रभावी कर दिया गया। और क्या कहा गया कि 18 वर्ष से, है ना, 18 वर्ष से अधिक आयु के समलैंगिक संबंधों के लिए, 18 वर्ष से अधिक आयु के समलैंगिक संबंधों के लिए धारा 370 में दंडित नहीं किया जा सकता, है ना, दंडित नहीं किया सकता। लेकिन न्यायालय ने पूरी तरह से धारा 370 को खारिज नहीं किया, है ना, आंशिक रूप से खारिज किया और ये कहा कि लेकिन यदि आवश्यक के विरुद्ध किए जाने वाले लैंगिक कृत्य, है ना, एवं पशुगमन धारा 370 के अंतर्गत जो है वो यथावत दंडनीय हैं या दंडनीय बने रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण, तो इसका निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं कि जो समलैंगिक हैं, माने जो व्यस्क समलैंगिक हैं, वो धारा 370 के अंदर दंडनीय नहीं होंगे। लेकिन जो ऐसे हैं जो अवयस्क हैं, भले वो समलैंगिक हैं या पशु के साथ जो है वो मैथुन की क्रिया है, तो इसको जो है वो वर्तमान में भी जो है दंडित धारा 370 में किया जा सकता है। और ये आपने जैसे बताया हमने कि संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया, महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि इस मामले में जो संविधान पीठ बनी थी उसके अध्यक्ष या प्रमुख कौन थे? तो कौन थे आपके? दीपक मिश्रा थे। कौन थे? न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा थे। तो ये हमारी क्लास आपको कैसी लगी? ये सिविल जज और ADPO की क्लास है जो रीवा में आपका मैं एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग में ले रहा हूँ और ये ऑफलाइन क्लास ही चल रही है। उसी दौरान पढ़ा करके और उसका बच्चों के सामने ही जो वीडियो बनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आप बताइएगा। निसंदेह रूप से इसको अगर पढ़ेंगे तो आप सिविल जज या ADPO में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको आप जो है वो सटीक रूप से सही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो तक हम फिर विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन हम बता दें कि कल से हमारा जो टॉपिक IPC में संपत्ति के विरुद्ध अपराध, ये हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है। तो पहला अपराध हमारा कौन सा होगा? चोरी, है ना। पहला अपराध हमारा को चोरी होगा। तो आज कल तो संडे है, कल क्लास नहीं रहेगी। परसों ये मैं क्लास में जो है वो चोरी पढ़ाऊँगा और उसका जो है वीडियो बनाया जाएगा, तो वो आप तक जो है वो निःशुल्क पहुँचेगा। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।